शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं? अपना फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ही ड्रामनी खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ। ऐसी कहानियाँ जिन्हें आप सुन के उनसे बहुत कुछ सीखेंगे भी और उन्हें एंजॉय भी करेंगे। मेरे आज के स्टोरी सेंडर हैं ज़ाले सबरियाल से, नबीरा ख़ान हैं और वकास अहमद मैनचेस्टर से। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी नबीरा ख़ान शेयर कर रहे हैं। नबीरा कहते हैं कि आज आपके साथ मैं अपनी कज़न की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो कि 1 माह पहले की है। वो लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए। अभी उन लोगों को 2-3 दिन ही हुए थे शिफ्ट हुए हुए। उनकी जो मिसेस थी यानी जो मेरी कज़न थी वो अपने पेरेंट्स के घर थी और मेरे कज़न घर पर अकेले थे। रात तकरीबन 1 बजे का टाइम था। वो अपने कमरे में सो रहे थे। एकदम से उन्हें इस तरह से महसूस हुआ कि जैसे उनके हाथ पर किसी ने हाथ रखा है। वो नींद में थे। इस चीज़ को इतना ख़ास पहले उन्होंने नोटिस नहीं किया। फिर किसी चीज़ ने बाकायदा उनके हाथ को बेंड करना शुरू कर दिया। जब उनकी आंख खुली तो उनको अपने हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ को कोई बहुत बुरी तरह से बेंड कर रहा है। देखते ही देखते उनके पूरे जिस्म को किसी ने घुमा दिया, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा था और उनको उठाकर बहुत ज़ोर से बेड से नीचे फेंका और उनके कमरे का सारा सामान भी इधर उधर बिखेर दिया। वो तेज़ी से भागते हुए जैसे ही नीचे उतरे तो उनके फ्लैट के सामने से ही बिल्कुल उनके वालिद साहब आ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मेरा बेटा इतना घबराया हुआ है तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। तो उनका ये कहना था कि मैं अपने कमरे में सो रहा था तो किसी ने बड़ी बेदर्दी के साथ बड़ी तकलीफ़ दी है मुझे और उठाकर बेड से नीचे फेंका है और मेरे हाथ भी बहुत बुरी तरह से बेंड कर दिए हैं। मेरे हाथों में भी दर्द हो रहा है और कमरे का सारा सामान भी ज़मीन पर गिरा दिया है। पूरा कमरा बिखरा पड़ा है। उनके अब्बू बहुत सख्त हैरान हुए कि ये कैसे मुमकिन है। वो उनके साथ फ़ौरन से ऊपर आए। जैसे ही घर के अंदर गए, उस कमरे में गए तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट बेड की जो बेड शीट थी वो भी इस तरह से थी कि जैसे उसके ऊपर कोई सोया भी नहीं है। पूरा सामान अपनी जगह पर था। उनके वालिद साहब का ये कहना था कि मे बी आपको वहम हुआ हो, ऐसा तो यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वो बार बार यही कह रहे थे कि मेरा वहम नहीं है, मुझे किसी ने उठाकर बहुत ज़ोर से नीचे फेंका है। अगले दिन उनकी मिसेस भी आ गई। अपनी मिसेस को उन्होंने सारी बात बताई। वो भी परेशान हो गई। शाम का टाइम था तो मेरी कज़न के जो हस्बैंड थे वो ये कहने लगे कि मैं चाय बना कर लाता हूँ। वो चाय बनाने किचन में गए तो एकदम से उनके किचन में बहुत ज़्यादा आग भड़कने लगी। इतनी आग लगी कि उनके दोनों हाथ भी जल गए। वो चीखें मारते हुए बाहर भागे। उनके किचन में आग लगी हुई थी। मेरी कज़न फिर अपने नेबर्स को बुला कर लाई। आधा किचन उन लोगों का जल गया और उसके बाद तब आग जाकर बुझी और उनको डॉक्टर के पास लेकर गए। उनके हाथों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो बैंडेज वगैरह हुई और हाथ भी बहुत ज़्यादा जल गए थे। फिर जब वो वापस आए तो उनसे सब ने पूछा कि ये कैसे हो गया था एकदम से। तो वो ये कह रहे थे कि मैं बिल्कुल नॉर्मल खड़ा होकर चाय बना रहा था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि एकदम से क्या हुआ है। मुझे ऐसा लगा कि ज़बरदस्ती मेरा हाथ किसी ने पकड़कर उस चाय के अंदर डाल दिया, इतनी गर्म चाय में, और उसके बाद फ़ौरन से इस सारी जगह पर आग लग गई। अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ये क्या मामला है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। वो जो उस घर का ऑनर था उन लोगों ने उससे भी बात की मगर वो किसी बात पर कोई भी इस तरह का रद्द-ए-अमल नहीं दे रहा था। वो यही कह रहा था कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर जिन्नात हो या ये जगह असेब ज़दा हो। वहाँ पर वो जो उनके लोकेलिटी फेलो थे, जो मोहल्लेदार थे, उन लोगों के नेबर्स थे, उन लोगों से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना था कि ये जो जब से ये फ्लैट्स बने हैं ये बंद हैं। यहाँ पर कोई भी आकर आबाद नहीं हुआ। आप पहले हैं जिन लोगों ने पेइंग गेस्ट, जिन लोगों ने आकर ये घर रेंट पर लिया है। हो सकता है यहाँ पर जिन्नात हो। उसके बाद उन लोगों के साथ दिन ब दिन मामलात और शुरू होने लग गए। किसी आमिल के पास भी वो लोग गए, तवीज़ वगैरह भी लिए। इसके बावजूद भी वो जिन्नात अपना आप उन पर ज़ाहिर करते ही रहे। कभी ऐसा लगता था बाथरूम का कोई दरवाज़ा खोलकर बंद करता है। जब वो लोग जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। बाकायदा किसी की हंसने की आवाज़ आती है। मेरी कज़न कहती है कि अब तो बाकायदगी के साथ
किचन के बर्तन उठा उठा कर कोई नीचे फेंकता है। मेरी कज़न कहती हैं हम लोग उस घर में बहुत ज़्यादा तंग हैं, हम लोगों ने उस घर को एज़ सून एज़ पॉसिबल अब छोड़ देना है, क्योंकि वो जो भी जिन्नात हैं हमने उनको हज़ार दफ़ा मुखातिब करके ये भी कहा है कि हमें भी यहाँ पर रहने दें, आप ख़ुद भी यहाँ पर रहना चाहते हैं तो रहें, लेकिन हमें नुकसान ना पहुँचाएं। इसके बावजूद भी वो घर, वहाँ पर वो लोग नहीं रह पा रहे। ये 1 माह में सारे वाक़यात मेरी कज़न के साथ और उनके हस्बैंड के साथ उस घर में हो चुके हैं, और मेरी कज़न ने ये सारा नाकाबिल फ़रामोश वाक़या शेयर किया है। बहुत शुक्रिया नबीरा ख़ान आपका, आपने अपनी कज़न की ज़िंदगी में पेश आने वाली कहानी शेयर की मेरे साथ। अल्लाह उन पर अपना रहम करे, और उन लोगों को उस घर को छोड़ देना चाहिए जब ऐसी जगह पर इतने ज़्यादा जन्नात हावी हो जाएं कि वो इंसान को इस हद तक नुकसान देने लग जाए। उनके घर में आग का लगना, उनके हस्बैंड पर अटैक होना, फिर भी वहाँ पर रहने की गलती करना, ये गलती ही है और कुछ नहीं है जो वो कर रहे हैं। उनको चाहिए कि वो घर को छोड़ दें, घर और भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर एक दफ़ा उन जन्नात ने उनको नुकसान देना शुरू कर दिया तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी ज़ाले शेयर कर रही हैं सबरियाल से। ज़ाले कहती हैं कि आज आपके साथ मैं एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे कज़न की ज़िंदगी में पेश आई। मैं 9th क्लास में थी तो हम लोग गाँव में गए हुए थे। मैं 9th क्लास में थी और मेरा जो छोटा कज़न था वो 3 क्लास में था। शाम का ही टाइम था तकरीबन, तो मैंने फूफो से ये कहा कि मैं उमर के साथ, मेरे कज़न का नाम उमर था, उमर के साथ गांव बाहर घूमने जा रही हूँ। तो फूफो ने ये कहा कि ये भी छोटा ही है अभी, तो बहुत ज़्यादा देर मत करना, जल्दी आ जाना, क्योंकि जो मेरे बाकी कज़न्स थे वो सब मेरे से बड़े थे और मेरा कोई एज फेलो नहीं था। उमर और मैं बाहर घूमने के लिए चले गए। उमर मुझे लेकर गांव की सारी जगह दिखा रहा था। एक जगह पर हम लोग गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त भी थे। तो उमर ये कहने लगा कि उसे वॉशरूम आया है। मैंने उसे ये कहा कि चलो हम लोग घर चलते हैं, तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना तुमने। उसने मेरी एक बात भी ना सुनी और वो एक दरख्त के नीचे चला गया। उसके बाद वो वापस आया। हम लोग एक ट्यूबवेल के पास गए, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था। वहीं पर खड़े खड़े वो ये कहने लगा कि आपी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है, चलो हम लोग घर चलते हैं। जैसे ही हम लोग घर आए तो उसने रोना शुरू कर दिया। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसके सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। उस वक्त तक हम लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि इसको क्या हुआ है। उसकी अम्मी ने उसको बहुत प्यार से मेडिसिन भी दी और उसको सुला दिया, लेकिन वो सो भी नहीं रहा था, उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। रात का तकरीबन टाइम था, तो हम लोग सब वहाँ पर बैठकर खाना खाने लगे। तो एकदम से उमर ने फिर चीखें मारना शुरू कर दी और ये कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ शादी में, वो मुझे लेने आए हैं, और गेट की तरफ बढ़ने लग गया। उसके जो बड़े भाई थे उसका नाम यासिर था। तो यासिर ने ये कहा कि कहाँ जा रहे हो तुम, कौन तुम्हें लेने आया है। तो जैसे ही वो बाहर निकला तो गेट के पास खड़ा होकर ये कहने लगा कि वो सामने खड़े हैं और वो मुझे ये कह रहे हैं कि आओ तुम्हें हम शादी में लेने आए हैं। वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसको क्या हो गया। तब मैंने घर वालों को ये भी बताया कि जब हम लोग आज गांव में बाहर गए थे तो इसको वॉशरूम आया था, तो मैंने इसको मना भी किया था, लेकिन ये एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया था, जिसके बाद इसकी तबीयत ख़राब हो गई। सब ने मुझे बहुत डांटा कि ये तो छोटा बच्चा था, लेकिन तुम तो बड़ी थी, तुम्हें एहतियात करना चाहिए था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। शायद उसको कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी जो वो बता नहीं पा रहा था। सारी रात इसी तरह से गुजर गई। सारी रात वो चीखें मारता रहा, सोया सोया एकदम से उठकर बैठ गया और ये कहने लगा कि मुझे वो सामने खड़े हुए हैं, मुझे लेने आए हैं, आप ही मुझे बचा लें। बार बार मेरे मुंह की तरफ देखकर कह रहा था, आप ही, आपने ही मुझे मना किया था, अब आप ही मुझे बचा लें, ये मुझे मार देंगे, ये मुझे कह रहे हैं हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब होगी। हम सब रोने लग गए, मैं भी रोने लग गई, क्योंकि वो उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई थी। हम लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो कमरे के एक कोने में इशारे कर रहा था बार बार, वो सामने खड़े हैं, उसका चेहरा ऐसा है, ये वो, ऐसी बहुत सी बातें उसने की। सारी रात हम लोग परेशान रहे। उसके ऊपर आयतुल कुर्सी, दम वगैरह सारा कुछ पढ़ते रहे, जितना भी सब घर वालों ने उसके ऊपर कुरान पाक भी पढ़कर भूखते रहे, मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। अगले दिन फिर उसके जो बड़े भाई थे यासिर, वो साथ वाले गाँव से एक आमिल बुज़ुर्ग थे, उनको बुला कर लाए और ये कहा कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप एक दफ़ा आकर देख लें कि उसको क्या हुआ है। जब वो आमिल साहब आए तो उन्होंने उसको बाकायदा दम किया और देखा और ये कहा कि इसने एक दरख्त के नीचे जाकर ऐसी नापाक हरकत की है।
वहाँ पर जन्नात का बसेरा था। उनका ये कहना है कि इसने हम लोगों की जगह को नापाक किया है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसको साथ लेकर जाएंगे। फिर उनका ये कहना था कि मैं इसको दम वगैरह करूँगा तो दोबारा आप कोशिश करें कि ये वहाँ पर ना जाए। फिर उन्होंने पानी भी दम करके दिया, उसको कुछ तावीज़ वगैरह भी दिए जो उसके गले में डाले गए, तब जाकर उसकी कुछ तबीयत ठीक होने लगी। फिर वो चीखें मारने लग जाता था। फिर हमने उससे पूछा कि तुम्हें क्या नज़र आता था, तो वो ये कहता था कि मुझे बाकायदा ऐसा नज़र आ रहा था कि जैसे कब्र फटती है और उसमें से कुछ ढांचे वगैरह बाहर आते हैं, और वो मुझे ये कहते हैं कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। वो मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहे थे। फिर मुझे भी घर वालों ने सख्ती से मना कर दिया कि दोबारा इस तरह से इतने छोटे बच्चे को लेकर बाहर नहीं जाना। बच्चों का ख़ुद ख्याल रखना चाहिए। बच्चों को इन चीज़ों की सेंस बिल्कुल भी नहीं होती कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये मेरे कज़न की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ाले आपका। लिसनर्स, बिल्कुल ये बात ठीक है, अपने बच्चों का ख्याल ख़ुद रखना चाहिए। वो किस जगह पर खेलते हैं, वो किस जगह पर जाते हैं, उनको ये बातें घर में समझानी चाहिए कि बाहर ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपने जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, अपने घर में वापस आ जाएं, क्योंकि ऐसी हरकतें बच्चे कर जाते हैं जिसके बाद उन पर ऐसी मुसीबतें आती हैं। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी मेरे रेगुलर स्टोरी सेंटर वकास अहमद शेयर कर रहे हैं। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ मैं यूएसए में रहने वाली एक फैमिली के साथ पेश आने वाली एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जिनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री बाकायदा टीवी चैनल पर भी दिखाई गई थी। आज से 20 साल पहले की बात है। एक न्यूली मैरिड कपल थे, तो वो लोग टेक्सास में शिफ्ट हुए एक अपार्टमेंट में। वहाँ पर उन लोगों ने रहना शुरू कर दिया। तकरीबन वो वहाँ पर 2 साल रहे और उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। एकदम से जो उनका अपार्टमेंट था वो 2 फ्लोर्स पर था, तो एक रूम नीचे था और एक रूम ऊपर था। वो कहते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोग अपने रूम में सो रहे थे, तो रात का टाइम हुआ, तो हम लोगों को एकदम से ऊपर वाले रूम में से किसी के चीखने की आवाज़ें आने लग गईं, और इस तरह से महसूस हुआ कि जिस तरह से बेड के ऊपर से कोई बहुत ज़ोर से ज़मीन पर गिरता है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि इस अपार्टमेंट में हम लोगों के अलावा तो कोई रहता भी नहीं है, तो फिर ये चीखें कौन मार रहा है। हम लोग भागते हुए ऊपर गए। जब ऊपर जाकर देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई भी वहाँ पर नहीं था कि हम लोगों को वो नज़र आता। हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए कि ये क्या माजरा शुरू हो गया। इसी तरह से दिन गुजरते गए। उन लोगों के साथ कुछ ना कुछ उस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो गई। कभी किसी के होने का एहसास होना, कभी इस तरह से महसूस होना कि वो लोग अपने कमरे में हैं और बाहर कोई चल फिर रहा है, कभी ऐसा लगना कोई छत के ऊपर चल फिर रहा है। वो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। एक दफ़ा वो जो उनके हस्बैंड थे, उनकी मिसेस घर पर नहीं थी, अपनी फ्रेंड्स की तरफ कहीं गई हुई थी। वो कहते हैं कि मैं किचन में खड़ा होकर तो अपने लिए कोई चीज़ बना रहा था। मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि कोई तेज़ी के साथ भागता हुआ सीढ़ियों से ऊपर गया है। उसका भागना और सीढ़ियों से ऊपर जाना बहुत ज़्यादा क्लियर था। जब मैं उसके पीछे गया, मैंने ऊपर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद उनकी ज़िंदगी में इस हद तक हालात ख़राब हो गए कि उन लोगों को उसी दिन वो घर छोड़ना पड़ा। उनका वो जो ऊपर वाला रूम था, वहाँ पर उनकी एक विंडो थी, उसका थोड़ा सा जो ग्लास होता है वो थोड़ा सा ठीक नहीं था, तो उनके हस्बैंड जो थे उसको फिक्स कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। अभी वो उसको ठीक कर ही रहे थे तो एकदम से ऊंची ऊंची चीखें मारना शुरू कर दी उन्होंने। जब उनकी चीखों की आवाज़ सुनकर उनकी मिसेज ऊपर आई तो वो ज़मीन पर गिरे हुए थे और उनके सर से ब्लड भी निकल रहा था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई और ये पूछा कि आपको क्या हुआ है। बड़ी मुश्किल के साथ उनको उठाकर बाहर लेकर आई, फ़र्स्ट एड दी उनको और उनसे पूछा आपको क्या हुआ था। वो ये कह रहे थे कि जब मैं ऊपर वाले रूम में मैं इस ग्लास को फिक्स कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बैक साइड पर कोई आकर खड़ा हुआ है। मुझे ये लगा कि शायद आप होंगी। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर एकदम से मुझे किसी ने उठाकर इस ग्लास में बहुत ज़ोर से मारा और मैं ज़ख्मी हो गया। वो लोग इतना डर गए। उसी शाम उन लोगों ने उस अपार्टमेंट को छोड़ दिया। जब वो उस घर से बाहर निकले तो उनको सड़क के दूसरे किनारे पर एक शख्स नज़र आया। उसने ये कहा कि आप लोग इतनी तेज़ी में कहाँ भागते हुए जा रहे हैं, आपको क्या हुआ है। तो उन लोगों ने सारा माजरा बताया कि इस तरह से इस अपार्टमेंट में हमें 2 साल हो गए हैं रहते हुए, तो हम लोगों के साथ 2 साल के बाद ये मामलात शुरू हुए हैं। उस शख्स का ये कहना था कि आप लोगों से पहले भी यहाँ पर एक फ़ैमिली आकर रहना शुरू किया था। ये जगह जो है ये जगह आसेफ ज़दा है और यहाँ पर एक बहुत ही
सख्त किस्म के जिन का बसेरा है, वो सबको जानी नुकसान देता है। उसने इनकी जो फैमिली थी उसमें से बहुत से लोगों को मार दिया था, और जब वो फैमिली सारी ही ख़त्म हो गई तो उसके बाद इस जगह को बंद कर दिया गया था। वो जानी नुकसान पहुंचाने वाला जिन है। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है जो इस जगह को फ़ौरन छोड़ दिया है। आज उसने आपको अपना आप ज़ाहिर करके आपके हस्बैंड को इस तरह से नुकसान दिया है, वो उनको जानी नुकसान भी दे सकता था। इसी तरह से वकास कहते हैं कि आपके साथ मैं एक और स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। इस स्टोरी का आई विटनेस मैं खुद हूँ। हम लोगों के घर में एक बूढ़ी खातून आया करती थी। हम लोग उन्हें खाला कहा करते थे। खाला हम लोगों के घर आया करती थी, अपनी सारी हम लोगों के साथ जो भी उनको परेशानी वगैरह होती थी वो शेयर करती थी। वो अकेली रहती थी, उनका कोई भी बेटा कोई भी बेटी नहीं थी। उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और वो अकेली उस घर में रहा करती थी। हम लोग उनका बहुत ख्याल भी रखते थे हर तरह से। तो कुछ अरसे से खाला बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, सारा सारा दिन हम लोगों के घर में गुजारती थी, और जब घर जाने की बारी होती थी तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती थी और बड़ी मजबूरी के साथ अपने घर जाती थी। एक दफ़ा खाला आई और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और आकर ये कहती हैं कि पहले मुझे ये लगता था कि मेरे अलावा घर में कोई होता है, लेकिन एकदम से मुझे अपने कमरे के एक कोने में एक बच्ची नज़र आती है। वो बच्ची कौन है, वो बच्ची कहाँ से आती है, मुझे नहीं पता। वो बच्ची मुझे बहुत ज़्यादा डराती है, वो मेरा नाम भी लेती है, एकदम से वो मेरे सामने आ जाती है। मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे वो ये कहने लगी, बेटा तुम मेरे घर आकर कुरान पाक पढ़ो, तिलावत कुरान पाक करो कि वो यहाँ से चली जाए, मुझे उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब मैं ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया कि मैं कैसे ऐसी जगह पर जाऊँ। मैं उनके घर गया, मैंने बाकायदा वहाँ पर कुरान पाक भी पढ़ा, तिलावत भी की, मगर मुझे वो नज़र नहीं आ रही थी। जबकि खाला ये कह रही थी कि वो सामने कमरे में खड़ी हुई है और मुझे हाथ से इशारा कर कर अपने पास बुला रही है। अजीबोगरीबी मामलात उनके साथ शुरू हो गए थे। उसके बाद एक दफ़ा वो हमारे घर से वापस गई, शाम का टाइम था, तो जैसे उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो वो कहती हैं कि वो सामने खड़ी हुई थी और मुझे बड़े गुस्से से देख रही थी कि तुम इतनी देर से क्यों आई हो। बहुत ज़्यादा कोशिश की, हम लोगों ने भी बहुत कोशिश की, मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स ने भी उनके घर में जाकर हम लोगों ने कुरान पाक भी पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बावजूद उनके घर में वो जो उस मखलूक का बसेरा हो चुका था वो उनको छोड़ती नहीं थी। उसका इतना खौफ उन पर तारी था कि वो उनका घर वो अकेला था, वो उस घर को छोड़ भी नहीं सकती थी। हम लोगों ने उनको ये भी बहुत फेवर दी कि आप हमारे घर रहना शुरू कर दें, उस घर को बंद कर दें, लेकिन वो ये कहती थी कि अगर मैं आप लोगों के घर में रहना शुरू करूँगी तो वो यहाँ पर भी आ जाएगी। वो मुझे बोल कर कहती है कि अगर आप इस घर से गई तो मैं आपके पीछे आप जहाँ जाएंगी वहाँ पर भी आ जाऊँगी, और उन लोगों को भी मैं उसी तरह से तंग करूँगी जैसे मैं आपको तंग करती हूँ। अब वो मेरे पीछे तो पड़ी हुई है, मैं तो उसको जैसे कैसे फेस कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और पर भी तकलीफ़ आए। ईयर 2019 के रमज़ानुल मुबारक में वो जो खाला थी उनकी डेथ होगी उसी घर में। वो आई नहीं, और जब हम लोगों ने पता किया, दरवाज़ा वगैरह जाकर उनका बार बार नॉक करते रहे, जब दरवाज़ा नहीं खुला तो जब दरवाज़ा खोला तो वो उनकी डेथ हुई थी उस घर में। शायद वो उसी जन्नात के खौफ से उनकी डेथ हो गई या उस जन्नात ने उनको मारा, ये कोई भी नहीं जानता। ये हम लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसी कहानी थी जिसके आई विटनेस हम लोग खुद हैं। हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सके। हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद हम लोग कुछ नहीं कर सके। किसी आमिल को या किसी ऐसे जो शख्स साहिब इल्म होते हैं उनको हम नहीं ला सके कि वो उनको कहीं ज़्यादा नुकसान ना दे दे, क्योंकि वहाँ पर हम लोग नहीं रह सकते थे उनके घर में और वो हमारे पास आकर नहीं रह सकती थी। ये 2 स्टोरीज़ थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका, आप मेरे रेगुलर स्टोरी सेंडर हैं, थैंक यू वेरी मच। लिसनर्स, जिन घरों में इस हद तक जन्नात हावी हो जाते हैं फिर वहाँ पर इंसान का रहना इसी तरह से नामुमकिन हो जाता है। ये जो छोटी हाइट वाले जन्नात होते हैं इनको छलावा भी बोला जाता है, और ये इंसान को डराते हैं, बहुत ज़्यादा डराते हैं। बच्चों की शक्ल में ही ये सामने आते हैं और ये बाकायदा पास आकर खड़े हो जाते हैं। जब इंसान आधी रात को सोए होते हैं तो उनके करीब आकर खड़े हो जाते हैं और उनको तंग करने की कोशिश करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग इतने छोटे दिल के होते हैं कि वो ये सब नहीं सह सकते। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, जिस जगह पर भी
थोड़ा सा भी फील हो कि वहाँ पर जिन्नात हैं और वो आपको डरा रहे हैं, वो आपको अपना ज़ाहिर कर रहे हैं, तो उसका फ़ौरन से कोई हल निकालना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक हो जाएगा, खुद ब खुद हो जाएगा। खुद ब खुद नहीं हो सकता। कुरान पाक पढ़ने से, नमाज़ पढ़ने से, बावज़ू रहने से वो जिन्नात आप पर हमला आवर नहीं हो सकते, आपको डरा नहीं सकते। लेकिन इनकी वजह से वो घर से भाग नहीं सकते अगर उनका किसी जगह पर बसेरा है। उनको भगाने के लिए साहिब इल्म हस्ती को बुलाना ही पड़ता है। वो अपने अमल के ज़रिए उनसे हम कलाम होकर उनको वहाँ से भेज देते हैं। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगी? आप लोग भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinwirk57@gmail.com पर। उसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नीलम वॉइस ऑफिशियल खौफनाक कहानियों का ही चैनल है, उनको भी जाकर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और नौशीन वॉइस ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब करें। आज उस पर इंशाल्लाह न्यू व्लॉग भी अपलोड होगा। अपना ख्याल रखा करें, अपने पेरेंट्स का, अपने बहन भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने रिश्तों का खुद ख्याल रखा करें। कभी भी किसी को तकलीफ़ मत दिया करें। आपकी ज़रा सी भी तकलीफ़ किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकती है। नमाज़ पढ़कर, कुरान पाक पढ़कर अपने लिए भी दुआ किया करें और अपनी ढेरों दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।